हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके लिए लेकर 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको मिलेंगे करंट अफेयर, स्टैटिस जीके और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का क्वेश्चन। तो आज का जो पेपर है उसमें करंट अफेयर, स्टैटिस जीके और आर्ट्स पेपर मिलेंगे। आपको पता है कि करंट के साथ साथ आर्ट्स का पेपर और करंट के साथ साइंस का पेपर अल्टरनेट वे में चल रहा है। 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी एग्जाम ओरिएंटेड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो आप बिहार दरोगा की तैयारी करो, सचिवालय सहायक की तैयारी करो, एनटीपीसी ग्रुप डी, हर एग्जाम में जीके का वेटेज है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन एग्जाम में इसका वेटेज है और करंट अफेयर का भी वेटेज है। तो कोई भी विद्यार्थी इसे देख सकता है और इससे लाभ उठा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं 50 क्वेश्चन में क्या क्या है आपके लिए सीखने के लिए और क्या है हमें बताने के लिए। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आएगी, क्वेश्चन की प्रकृति का आपको पसंद आएगी, अगर लगेगा क्वेश्चन में दम है और लगे कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिन्हें इस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या विचार करने के लिए कह रहा है अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद पर रहे हैं। देखिए अनिरुद्ध जगन्नाथ का अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में डेफिनेटली। ये क्वेश्चन जो है वो मान के चलो कि एग्जाम से ये पेपर आउट हो चुका है, यानी ये क्वेश्चन आउट हो चुका है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब ये गारंटी नहीं कि आपके शिफ्ट में आएगा या किसी और के शिफ्ट में आएगा, लेकिन किसी न किसी के शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा कि अनिरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के पद पर कार्य कर चुके हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो स्टेटमेंट है इसका कि अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों कार्यकाल के लिए ये दोनों पद पे काम किए हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अनिरुद्ध जगन्नाथ को मॉरिशस का आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इन्हें आर्थिक चमत्कार का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी कथन सही है। 2 नंबर भी कि इन्हें आर्थिक चमत्कार का जनक कहा जाता है मॉरिशस का, और इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस विकल्प का सही आंसर निकल के आएगा कि कथन 1 और कथन 2 सही है। मॉरिशस की बात करें तो आप देखिए मॉरिशस को मैं आपको दिखाता हूं कहां पे है ये है आपका मेडागास्कर, ये है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, और यही ये छोटा सा द्वीपीय देश है एक जिसे बोलते हैं मॉरिशस, और पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। तो याद रखना ये कि मॉरिशस जो है मॉरिशस जो है वो हिंद महासागर में बसा हुआ है और एक द्वीपीय द्वीप है। आप देखिए ये जो मेडागास्कर इसके पूर्व हिस्सा में, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो मॉरिशस है वो मेडागास्कर से किस दिशा में बसा हुआ है, तो ये पूर्व दिशा में बसा हुआ है और पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। और प्रवीण जगन्नाथ अभी इसके क्या है, प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं, जबकि अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद पर ये कार्यरत रहे हैं। और अनिरुद्ध जगन्नाथ को आर्थिक चमत्कार का जनक बोला जाता है और इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन मॉरिशस के बारे में कौन सा महासागर में है, तो हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन, और मेडागास्कर के पूर्व दिशा में ये है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इसाक हरजोग जो अभी बने हैं राष्ट्रपति वो इजराइल के बने हैं। ये स्थान लेंगे बेंजामिन नेतन्याहू का। किनका स्थान लेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू का। इजराइल इजराइल जो अपनी राजधानी को मान्यता देता है किसे, तो यरूशलेम को, यरूशलेम को।
और फिलिस्तीन्स, अभी आपको पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन जो एक वहां का संगठन हमास, उसके बीच काफी ज्यादा युद्ध हुआ था। तो इसके कारण ये टॉपिक हाईलाइट रहा है, इजराइल, फिलिस्तीन्स, गाजा पट्टी, अल अक्सा मस्जिद और हमास। तो ये 3-4 नाम जो मैंने आपको बताया है, इनसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। बिल्कुल किसी न किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे मुलाकात करेगा कि इजराइल से क्वेश्चन पूछ दे, गाजा पट्टी से क्वेश्चन पूछ दे, आपका अल अक्सा मस्जिद से क्वेश्चन पूछ दे, या फिर आपका ये हमास जो आतंकवादी संगठन है उससे आपका क्वेश्चन पूछ दे। किसी न किसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में इसाक हारजोग का नाम आया है। ये यहाँ के नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे। इजराइल जो है वो यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में मान्यता देता है। और इजराइल की मुद्रा की बात करें तो न्यू शेकल यहाँ की मुद्रा है। तो ध्यान रखना, इजराइल हमने आपको मैप में दिखाने का प्रयास किया। ये है आपका इजराइल, जो पीला वाला इलाका है वो आपका इजराइल का इलाका है ना। ये देखिए, ये है गाजा पट्टी, यही है गाजा पट्टी जिसके लिए हमेशा संघर्ष चलते रहता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। या गाजा पट्टी की सीमा लगती है भूमध्य सागर से। आप देखिए ये वाला जो है मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से सीमा इजराइल की भी लग रही है। देखिए ये सीमा पूछ सकता है क्वेश्चन में, ये सब है ना। यहाँ पे देखिए गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोलन हाइट्स किसके किसके बीच विवाद का केंद्र है। तो वो इजराइल और सीरिया के बीच। देखिए ये सीरिया, इजराइल और सीरिया के बीच गोलन हाइट विवाद का केंद्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको और देखने के लिए मिल जाएगा, ये इजराइल हो गया, यरूशलेम आपका। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है क्या क्या बनेगा, तो आपको ये याद रखना है कि इजराइल जो राजधानी अपना मानता है यरूशलेम को, और फिलिस्तीन भी इसी को राजधानी मान्यता देता है। उसके बाद यहाँ से याद रखना है कि इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया, तो इसाक हारजोग को चुना गया है। गाजा पट्टी कहाँ पे है, तो देखिए ये इजराइल के बगल में, यहाँ पे जिसकी सीमा लग रहा है किसके साथ, तो ये सीमा लग रहा है भूमध्य सागर के साथ। और ये फिलिस्तीन और किसके बीच, तो इजराइल के बीच विवाद का केंद्र है। और ये आपका गोलन हाइट सीरिया और इजराइल के बीच विवाद का केंद्र है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए, न्यू शेकल इजराइल की मुद्रा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, कला ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। यूएनडीपी के द्वारा क्या जारी किया जाता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी गठन 1965 में की गई, और ये एक यूएन का संगठन है जो यूएन के लिए काम करता है। ये जारी करता है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है कौन, यूएनडीपी। तो ध्यान रखना है, यूएनडीपी के द्वारा कौन सा रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 65 में इसकी स्थापना होती है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है कौन सा, तो जेंडर गैप सूचकांक, जेंडर गैप सूचकांक। अब हम अगर बात करें कि जेंडर गैप रिपोर्ट जो जारी किया गया है इस वर्ष, उसमें पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है आइसलैंड। कौन है, आइसलैंड। जबकि भारत का स्थान इसमें 140वां है। भारत का स्थान 140वां है। वहीं अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में, तो नॉर्वे जो है वो पहले नंबर पे है, और भारत का स्थान 131वां है। कौन सा स्थान है, 131वां है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इंडेक्स से एक ना एक क्वेश्चन रहता है, या तो वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, या तो वो किस, उसमें पहला रैंक पे कौन है, या उसमें भारत का स्थान क्या है। किसी न किसी से एक सवाल आपसे पूछेगा ये, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आइसलैंड इसमें पहले नंबर पर, भारत का स्थान 140वां है, इसमें भारत का स्थान 140वां है। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, और इसमें नॉर्वे का पहला स्थान है, और 131वें नंबर पे कौन है, तो भारत इसमें है। चलिए, यूएन 24 अक्टूबर 1945 का स्थापना है ना। यूनेस्को का स्थापना भी 1945 में, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, तो पेरिस में। विश्व धरोहर की सूची को जारी करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने यह
किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन की शुरुआत की है? तो देखिए, ये जो शुरुआत किया गया है कि जहां वोट वहां वैक्सीन, इसका मतलब ये है कि जिस स्कूल, कॉलेज या फिर जिस संस्थान पे कहीं भी जहां पे आपका पोलिंग बूथ हुआ करता था, जहां पे आप वोट देने जाया करते थे, उसी स्थान पे आपका वैक्सीनेशन का भी काम किया जाएगा, ताकि आपको याद रहे कि हम यहाँ पे वोट देने आए थे और फिर हमें यहीं पे वोट देने आना है। तो इस उद्देश्य से, यानी एक सरकार की सोची समझी एक प्रकार का पहल है ये कि हम मतदाताओं को किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करें। तो ये शुरुआत किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा, कि जहां वोट वहां वैक्सीन, यानी जहां पे आप वोट दिए हैं वहीं पे जाके आपको वैक्सीनेशन लगवाना है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है, जहां वोट वहां वैक्सीन। दिल्ली, जिसे राष्ट्रीय राजधानी के दर्जा 1991 में दिया गया था, है ना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता ही होगा, केजरीवाल, है ना, केजरीवाल। और अनिल बैजल यहाँ के क्या है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसके बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से करंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है क्या? अभी आजकल में ये क्वेश्चन निकल के आया है कि 75 प्लस जितने भी वृक्ष की उम्र हो चुकी है, जितने भी वृक्ष की उम्र 75 प्लस हो चुकी है, उन्हें 2500 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि किस राज्य सरकार ने 75 प्लस वृक्ष के रख रखाव के लिए 2500 रुपया प्रति माह पेंशन देने का घोषणा किया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब से क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर इसका मुलाकात होगा, कि पंजाब का 23वां जिला जो बना है उसका नाम है मलेरकोटला। क्या नाम है? मलेरकोटला, कुछ ऐसे नाम है मलेरकोटला करके। तो ध्यान रखिएगा, मलेरकोटला कहाँ का है? तो ये पंजाब का 23वां जिला बना है और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में एक पेड़ अभी हाल ही में शुरू किया गया, एक पेड़ सुपोषित बच्ची बेटी के नाम, ऐसा करके शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में शुरू किया गया, एक पेड़ सुपोषित बेटी के नाम। अशोक गहलोत यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है? ऑल नाइट ऑल ब्लड इज बैक। ऑल नाइट ऑल ब्लड इज बैक किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो लिखा गया है वो लिखा गया है डेविड डयोप के द्वारा। किसके द्वारा? डेविड डयोप के द्वारा। ये डेविड डयोप जो है वो फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इन्हें 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देने का घोषणा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कि ऑल नाइट ऑल ब्लड इज बैक किसकी पुस्तक है? तो डेविड डयोप की पुस्तक है और ये फ्रांस के हैं और इन्हें 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। हम जो भी क्वेश्चन लेकर, देखिए करंट अफेयर तो आप देखिएगा यूट्यूब पे हर यूट्यूबर, मतलब जितने भी टीचर हैं सभी करंट अफेयर पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाने का मतलब ये होता है कि वो हर करंट अफेयर को पढ़ाते हैं, या तो वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। लेकिन हम ज्यादातर उस करंट अफेयर को लेकर आते हैं जिसकी संभावनाएं 99% है कि वो एग्जाम में आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को, किसी भी प्रकार से आपको यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि ऑल नाइट ऑल ब्लड इज बैक किसकी पुस्तक है? डेविड डायोप की। या डेविड डायोप को किस पुस्तक के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो ऑल नाइट ब्लड बैक। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेविड डयोप जो है वो किस देश के हैं? तो वो फ्रांस के हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? कह रहा है बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पे मैंने बिमस्टेक के बारे में एक आपका चार्ट लगाया है, आप देखिए बिमस्टेक की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी बिमस्टेक के बारे में हमें क्वेश्चन देने का पर्पस यही है कि बिमस्टेक का 24वां बिमस्टेक दिवस के अवसर पर अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिमस्टेक की एक प्रोमेसिंग क्षेत्रीय समूह के रूप में उभर रहा, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी बिमस्टेक की तारीफ करते हुए उन्होंने अपना स्पीच दिया है। तो इन्होंने अपना स्थापना का 24वां स्थापना दिवस मनाया है बिमस्टेक।
तो इसी के कारण ये क्वेश्चन अभी चर्चा में था बिमस्टेक से, और ऐसे भी इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 6 जून 1997 को हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1997 को हुआ था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 6 जून 1997। बिमस्टेक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। याद रखना है, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन, ये बिमस्टेक का फुल फॉर्म है। अब बिमस्टेक में शामिल देशों के नाम भी पूछे जाते हैं, इनकी संख्या भी पूछे जाता है। देखिए, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, भारत, भारत के अलावा। देखिए हम इसे याद कैसे रखेंगे। अब देखिए यहां से है लिखा हुआ BIMSTEC, तो इसे देखिए याद रखना, B फॉर आप याद रखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड, और ये दोनों का कोई नाम नहीं, आप ये दोनों बच गए, इसके बदले आप एक नेपाल और ये एक भूटान। यही वो देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो आपको अगर मैप पे इसे समझना है तो देखिए मैप पे आप सीधा समझिए इसे, कि मान लिया जाए कि ये रैंडमली एक भारत का मैप मैं बनाया हूं इसे, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, एक तो आपका बांग्लादेश यहाँ पे, एक यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे म्यांमार, इधर में भूटान, इधर में नेपाल, और ये आपका भारत, और ये आपका थाईलैंड। तो कितने देश हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक और कौन बच गया? श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड, है ना। तो कितना? 3 और 3 6 और 1 7, 7 देश हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1997। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो ढाका में इसका मुख्यालय है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाले चार्ट पे आप याद रखिएगा सारे चीज। बिमस्टेक जिसका मुख्यालय ढाका में, स्थापना 1997 में किया जाता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है एग्जाम में। आइए अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए इस पे। कह रहा है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? करंट अफेयर का यह क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है वो असम में है, और असम में है तो असम में पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कितने थे? 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, और ये इसका 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। क्या राष्ट्रीय उद्यान बना है? 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो ध्यान रखना है कि रायमोना जो है वो किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये असम का है। आइए दिखाते हैं आपको असम राज्य के और भी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए असम ये है, इसमें 5 पहले था, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरंग। अब इसमें एक और जुड़ गया, कौन सा? तो रायमोना। क्या नाम है? रायमोना, मोना राय, रायमोना, ऐसा करके याद रखिए इसे, रायमोना या मोना राय। मोना राय कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये असम में। पहले कौन कौन सा? डिब्रूगढ़, काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरंग। ये सभी कहाँ पे थे? तो ये सभी असम में थे। इटांकी कहाँ पे है? तो नागालैंड में है। किविलामजाओ कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। सिरोही कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। मुरलेन फवगईबुल नीला पर्वत, ये दोनों क्वेश्चन पूछा, ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, मणिपुर और ये मिजोरम वाला, तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है एसआई का मेंस में। तो ये सारे आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर, ये तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, असम में। आइए अगले क्वेश्चन पे, करा है बोको हराम किस देश का? बोको हराम किस देश का आतंकवादी संगठन है? बोको हराम कह दो, बोको हराम कह दो, है ना। किस देश का आतंकवादी संगठन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ये बोको हराम जो आतंकवादी संगठन है वो नाइजीरिया का है। कहाँ का है? नाइजीरिया का है। कहाँ का है? नाइजीरिया का, याद रखिए। अबूजा इसकी राजधानी, क्या नाम है? अबूजा इसकी राजधानी नाइजीरिया का। बोको हराम यहीं का एक आतंकवादी संगठन। ये चर्चा में आया है इसलिए क्योंकि यहाँ का एक आपका अबू बकर सेकाऊ, क्या नाम था उसका? अबू बकर सेकाऊ, काऊ मिस गाय, सेकाऊ, है ना। देखिए शब्द को, किसी भी चीज को याद करने के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि आप उसे आम जीवन में जो भी चीज आप यूज करते हैं या फिर जो चीज आपको लगता है कि ये मेरे जीवन से रिलेटेड है,
आप उसे उस प्रकार से तोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा ऐसा नाम आपको मिलेगा कि लगेगा इसे हम, सबसे पहले तो उसे उच्चारण करने में ही समस्या आती है, तो उसे आप अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में उसे तोड़िए। हम देखिए इसे लिखा अबू बकर, इसे लिखा हुआ है बोको हराम, हम इसे बोका हराम कहते हैं। बोका हराम, हराम का मतलब हराम का खाने वाला, बोका हराम है ये। बोका हराम संगठन है कहाँ का? नाइजीरिया का है ये, है ना। और इसका जो हेड था, ये हेड था, इस जैसा घोषणा किया गया कि अभी इसका जो हेड है वो मारा गया है। क्या हो गया है? मारा गया। जैसे बगदादी था जो ISIS का संगठन था, है ना, इस्लामी स्टेट ईरान ऑफ, ये सीरिया का जो, इराक सीरिया का ये जो संगठन था, तो बगदादी मारा गया था, तो उस समय भी काफी ज्यादा हाईलाइट था। अबू बकर सेकाऊ, सेकाऊ देखिए हम इसे तोड़ दे, सेकाऊ, सेकाऊ, अबू बकर सेकाऊ, है ना, ये कहाँ का संगठन का हेड था? तो बोका हराम का, बोका हराम, याद रखिए बोका हराम एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का? नाइजीरिया का, और इसका हेड था अबू बकर सेकाऊ, इसका निधन हो गया। तो ध्यान रखना है कहाँ पे है नाइजीरिया, मैं आपको दिखा देता हूं मैप में। ये है साहब आपका नाइजीरिया, देखिए ये है जहां पे हाथ आपको इशारा कर रहा है, नाइजीरिया। अबूजा इसकी राजधानी है। इसकी सीमा देखिए इधर में नाइजर से, इधर में आपका ये है ब्रिनेस लगा हुआ है, कैमरून है, और इस तरफ आपका अटलांटिक महासागर है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को याद रखिए, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में कि बोका हराम किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो आंसर करेंगे नाइजीरिया। अबू बकर से काऊ, किसका काऊ? से काऊ, अबू बकर से काऊ उसका हेड था जो अभी मारा गया है। तो ध्यान रखना है कि बोका हराम, क्वेश्चन याद रहेगा यार, ये तो नाम ऐसे भी याद रहेगा, बोका हराम, है ना, हराम का बोका, से काऊ, से काऊ, अबू बकर से काऊ, इसको मार दिया गया है, जो बोका हराम का क्या था? तो ये हेड था। आइए अगले क्वेश्चन पे, कर रहा है नूर जहां आम का किस, किस नहीं किस में, किस किस राज्य में उगाया जाता है? देखिए अब ये चर्चा में आया है नूरजहां आम, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या नूरजहां आम किस राज्य में अभी फेमस है, किस राज्य में फेमस था, यानी किस राज्य का फेमस है, किस राज्य में फेमस है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बस ऐसे ही याद रखना है इसे कि मध्य प्रदेश का ये फेमस है। आइए अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? करेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, समिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए जिस समिति का भी गठन किया गया है, उस समिति का नाम है, उस समिति का क्या नाम दिया गया? अजीत मिश्रा समिति। क्या नाम दिया गया? देखिए समिति कुछ होता नहीं, वो अध्यक्ष होते हैं और उसी के नाम पर उस समिति का गठन कर दिया जाता है। मान लीजिए कि मैं किसी समिति का किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए एक टीम बनाई गई और उस टीम का लीडर मुझे बना दिया गया, तो उस मुद्दे पे बात करने के लिए जिस समिति का नाम दिया जाएगा मेरे नाम पर रख दिया जाएगा। तो वही है कि न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का नाम अजीत मिश्रा समिति रख दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा अजीत मिश्रा समिति का संबंध कौन सा समिति से है? तो किससे है? तो न्यूनतम मजदूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन आप मान के चलिए एग्जाम में आएगा डेफिनेटली ये, कि न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो अजीत मिश्रा समिति का। किरण रिजिजू समिति किस का संबंध किससे है? तो 2020 में एक ओलंपिक होना था टोक्यो में, जो कोविड-19 की वजह से इसे शिफ्ट कर दिया गया है 2021 में, स्थान वही है। और उसके बाद एक 2024 में होना है, ये होना है पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। तो ये दोनों ओलंपिक में भारत जो है कैसे बेहतर प्रदर्शन कर पाए, इस पे काम करने के लिए किरण रिजिजू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। देवेंद्र फडणवीस समिति का संबंध है कि कृषि की अर्थव्यवस्था जो है उसमें कैसे सुधार लाई जाए, ये सुधार करने के लिए देवेंद्र फडणवीस समिति का गठन किया गया है। और उमेश सिंह समिति का जो संबंध है वो चुनाव प्रत्याशियों के संबंध में कुछ सुधार लाने के लिए ये समिति का गठन किया गया। तो ध्यान रखना है उमेश सिंह समिति चुनाव प्रत्याशियों से संबंधित है। ये देवेंद्र फडणवीस समिति कृषि का अर्थव्यवस्था में सुधार से संबंधित है। किरण रिजिजू संबंधित 2020 का जो ओलंपिक होना था और 2024 का जो ओलंपिक होना था, उसको बेहतर प्रदर्शन कैसे करेगा भारत, उसमें इसमें सुधार लाने के लिए इसका गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। करंट सेशन अब खत्म होता है, 10 क्वेश्चन हम रखे थे करंट का। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए क्या करा 11 नंबर क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में
राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। यानी कौन सा वो अधिनियम है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश एक प्रकार का राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी विशेष परिस्थिति में बनाया गया तत्काल कानून है। तत्काल कानून है ये कि इसे तत्काल बनाया जा रहा है। मान लिया जाए कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अभी का अभी एक कानून की आवश्यकता है भारत को, और लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदन कोई भी काम नहीं कर रहा है, या तो लोकसभा नहीं काम कर रहा हो या राज्यसभा नहीं काम कर रहा हो या दोनों में से दोनों नहीं काम कर रहा हो। इस परिस्थिति में अगर भारत को किसी भी प्रकार के कानून की जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति इस अध्यादेश के तहत उसे बनाएंगे। और यह अध्यादेश जो जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, वो अनुच्छेद 123 के तहत है। कौन सा अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 123 के तहत है। लेकिन जैसे ही इस अध्यादेश को जारी किया जाता है, उसके बाद जैसे ही लोकसभा का गठन होगा, नए लोकसभा आएगा, 6 सप्ताह के अंदर उस पर संस्तुति देना होता है, और राज्यसभा को भी। अगर नहीं दिया जाएगा तो ये अध्यादेश रद्द कर दिया जाता है, और अगर इस अध्यादेश पे दोनों ने संस्तुति दे दिया, दोनों ने अपनी सहमति दे दी, तो इस अध्यादेश को कानून का भी रूप दिया जा सकता है। अब आते हैं इसकी आंसर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रेरित है। तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को यहीं से ये प्रेरणा लिया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। और अनुच्छेद 1, 2, 3 याद रखिएगा, अनुच्छेद 1, 2, 3, और इसी को पलटिएगा सर 2, 1, 3, तो ये हो जाएगा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है 2, 1, 3 के तहत, 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखना 1935 के अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया किसे? तो राष्ट्रपति को। अब क्वेश्चन यहां से आपसे एक पूछेगा कि गवर्नर, जो ब्रिटिश गवर्नर होते थे, उन्हें अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो 1861 के अधिनियम के तहत। याद रखिएगा, गवर्नर को जो अधिकार दिया गया था वो 1861 के अधिनियम के तहत दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ी सी 1935 के अधिनियम से संबंधित कुछ बातें। 1935 के अधिनियम के तहत सबसे पहली बार संसदीय शासन प्रणाली जो भारत में लाई गई थी, वो संघीय शासन प्रणाली जो लाई गई थी वो 1935 के अधिनियम के तहत लाई गई थी। संघीय शासन प्रणाली है ना, संघीय शासन प्रणाली। और इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय का गठन किया गया। लेकिन अंतिम अधिकार इसे नहीं दिया गया फैसले का। अंतिम अधिकार प्रीवी काउंसिल को ही दिया गया जो लंदन में हुआ करता था, है ना। इसी 1935 के अधिनियम के तहत आपका आरबीआई का गठन किया गया। इसी 1935 के अधिनियम के तहत वर्मा को अलग कर दिया गया। 3 जो सूची है वो इसी अधिनियम के तहत जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सारे प्रावधान जो है वो 1935 के अधिनियम के तहत लाया गया। 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में चुनाव करा गया। और 1935 का अधिनियम इतना इंपॉर्टेंट था कि जब भारत का संविधान बनने लगा तो लगभग जो चीजें थी इसमें, वो सारे चीज भारतीय संविधान में ले लिया गया। इसलिए इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जब संविधान आपका लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तो जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को और भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो इतने लंबे गैप जो थे, उस समय कानून व्यवस्था किसके आधार पर चलाई जा रही थी भारत में? क्या था वहां उस समय कानून व्यवस्था चलाने का आधार? तो जब अभी तो संविधान है, तो जब इस गैप में यही वो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान था जिससे भारत में शासन चलाई जा रही थी। भारत आजाद होने से लेकर भारत को स्वतंत्र होने से लेकर भारत को गणतंत्र बनने के बीच तक। तो ध्यान रखना इस बात को, है ना। अब देखिए यहां से थोड़ी सी और बातें हम आपसे करेंगे। 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम से हम तुलना करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं यहां से, वो देखिए। एक है 1919 का अधिनियम,
थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। 1935 का अधिनियम, ये एक ऐसा फंडा है सर जो बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया आज तक कि ये चीज को याद कैसे रखा जाए। तो मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा की पॉइंट दूंगा यहाँ पे, आप उस की पॉइंट को पकड़िएगा और ये दोनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं 6 क्वेश्चन आपका कंफर्म आंसर निकलेगा, कंफर्म आंसर निकलेगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना यानी द्विसदनात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र में तो हो गया, अब प्रांत की बात करेगा वो कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया। 2 क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक जो सरकार लगाई गई थी उसे किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। प्रांत में जो द्वैध शासन लगाया गया था उसे किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। 4 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन और, प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया जाता है। ये 6 क्वेश्चन है और इतना फंसाने वाला ये क्वेश्चन है कि जब आएगा एग्जाम में तो हम तो ऐसा देखें कि मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती कर ही देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना। एक की पॉइंट आपको देंगे और उससे देखिए 6 क्वेश्चन आपका बनेगा। याद ये रखना है, एक की पॉइंट है इसका, याद ये रखना है सर आपको कि 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में, कहां पे, केंद्र में द्विसदनात्मक सरकार का गठन किया जाता है। सरकार का गठन किया जाता है। ये इस 6 क्वेश्चन का की पॉइंट है। ये जो है इस 6 क्वेश्चन का की पॉइंट है। आपको ये सिर्फ याद रखना, ये इसे याद कर लीजिए, बाकी सारा क्वेश्चन हम बनवा देंगे आपसे। कैसे बनाना है वो देखिए। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक सरकार की स्थापना की जाती है। यहां पे 2 ही चीजों की चर्चा होती है दोस्त, ध्यान रखिएगा, एक केंद्र का और एक प्रांत का, ठीक है। तो जब केंद्र में द्विसदनात्मक सरकार लग गया तो प्रांत में कौन सी सरकार की व्यवस्था की जाएगी। आप सोच सकते हैं इसे, प्रांतों में कौन से शासन, प्रांतों में, तो प्रांतों में द्वैध शासन। सिंपल सी बात है कि केंद्र में जब द्विसदनात्मक की सरकार लग गई तो प्रांतों में कौन सी शासन व्यवस्था लगेगी, द्वैध शासन प्रणाली लगेगी। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन आपसे बनेगा यहां से, सिर्फ इस की पॉइंट से मैं आपका सारा क्वेश्चन बनवा दूंगा। बस याद रखना है कि 1919 के अधिनियम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है। तो जब केंद्र में द्विसदनात्मक हो गया तो प्रांत में द्वैध शासन। अब आइए 1935 वाला में, देखिए 1935 वाला में क्या समझना आपको। इसमें यह समझना है कि देखिए जो चीज लगा हुआ है पहले से, अगर उसमें बदलाव करना है तो पहले उसे समाप्त करेंगे, उसके बाद उसमें बदलाव करेंगे। तो जो समाप्ति के, जो 1919 के अधिनियम के तहत लागू किया गया है केंद्र और प्रांत में, उसे 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। रटिए नहीं, इसे समझिए कि जो चीज 1919 के अधिनियम के तहत लागू किया गया केंद्र और प्रांत में, उसे 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि केंद्र में द्विसदनात्मक सरकार को समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत, तो आंसर क्या करेंगे, 1935 के तहत। 1919 के तहत तो लगाया ही गया था। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, तो देखिए यहां से आपको यह समझना है कि केंद्र और प्रांत, तो केंद्र में जो द्विसदनात्मक सरकार थी और प्रांतों में द्वैध शासन की जो प्रणाली ये लगाया गया था, है ना। तो ये दोनों को समाप्त कर दिया जाता है, यहां भी समाप्त कर दिया गया और यहां भी समाप्त कर दिया गया, लेकिन सिर्फ परिवर्तन ये किया गया समाप्त करके कि ये वाला जो प्रावधान था वो केंद्र में लेकर आ गया और ये वाला प्रावधान को प्रांत में लेकर आ गया। यही चीज को समझना है, रटना नहीं है, रटिएगा तो ये कभी नहीं याद होगा आपसे। बस आपको याद क्या रखना है कि 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की जाती है और
प्रांत में ठीक इसका उल्टा कर देंगे और केंद्र में पहले समाप्त करेगा, उसके बाद उसे उल्टा कर देगा। बस यही चीज आपको समझना है। यहां से मैं आपको इसे हर बार बताऊंगा और क्लियर कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आता है वो है ए नंबर। चलिए हम अब आगे वाले पर चर्चा नहीं करेंगे उतना, क्योंकि इस क्वेश्चन पे काफी ज्यादा टाइम दे दिए हैं। चलिए आइए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए जो चीज आपको याद है वो चीज बताना, वो चीज रिवीजन कराना सही है, लेकिन थोड़े से जो कंफ्यूजन का सब्जेक्ट है ना, जो कंफ्यूजन का टॉपिक है उसे क्लियर करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य होता है, इसलिए हम सबसे पहले उसे क्लियर करते हैं। अब मैं बताता हूँ यहाँ से 1919 का जो चेम्सफोर्ड था, मार्ले, ये मार्ले मिंटो सुधार, इसे 1919 का बोलते हैं, मार्ले सचिव था, मिंटो गवर्नर था, ये वो, तो वो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में प्रारूप में कितने सदस्य थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, है ना। तो इसकी गठन की गई और इसमें सदस्य जो बनाए गए वो 7 थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमाएगा इस क्वेश्चन का लैंग्वेज, क्या कहेगा? प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? तो भीमराव अंबेडकर को लगाकर 7 सदस्य थे, तो भीमराव अंबेडकर के अलावा कितना हो जाएगा? 6 सदस्य हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है ये, इसलिए हम इसकी चर्चा किए हैं, ठीक है। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। गठन 29 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप पे चर्चा करने के लिए इसका गठन किया गया। अब देखिए 7 सदस्य कौन कौन थे। तो पहला तो जो थे वो बी आर अंबेडकर हो जाएंगे, दूसरा जो हो जाएंगे वो गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा हो जाएंगे कृष्ण मूर्ति अय्यर, चौथा हो जाएंगे के एम मुंशी, पांचवा हो जाएंगे शादउल्ला, छठे हो जाएंगे सर आपका बीएल, ये बीएल मित्रा नहीं, माधवा राव। माधवा राव आए थे बीएल मित्रा के स्थान पर। बीएल मित्रा के स्थान पर कौन आए थे? माधवा राव। और एक टीटी कृष्णाचारी 7वें नंबर पे, जो डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। तो यहां से आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। ये नाम भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो याद रखना है। बस सिंपल सा है, 2-4 बार आप लिखिए, देखिए, ध्यान से याद हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णमूर्ति अय्यर, के एम मुंशी, सादाउल्ला, माधवराव, टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी डीपी खेतान के स्थान पर, माधवा राव बीएल मित्रा के स्थान पर, एकमात्र मुस्लिम सादाउल्ला, एकमात्र कांग्रेसी के एम मुंशी। प्रारूप समिति से इतना ही क्वेश्चन आता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन के बाद 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो पढ़िए। करा प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर का जो प्रावधान है वो फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। ये तो इसका आंसर हो गया। अब आइए हम आपको बताते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? तो जब लोकसभा या विधानसभा नवनिर्वाचित संसद और विधायकों से बनता है, उसमें उन सभी लोगों में से जो लंबे समय से संसद या विधानसभा का सदस्य बनते हुए आ रहे हैं, या उसी में से जो एक बुजुर्ग होंगे, उसी एक को राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब आइए कि इसका कार्य क्या है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर के 2 मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य क्या है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो मंत्रिमंडल में होते हैं, उनको शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। अब इतने सारे संसद चुन के जाते हैं देश से, तो राष्ट्रपति जी कितने लोगों को शपथ ग्रहण कराएंगे? पॉसिबल है नहीं।
तो प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य यह है कि जो भी बचे हुए सांसद हैं उन्हें शपथ ग्रहण दिलाना और लोकसभा की पहली बैठक, जब तक लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वो अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बात। प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान कहां से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया है ना। फ्रांस से आपको और क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो प्रावधान है आपको भाईचारा का, ये फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? वीवीआई क्वेश्चन। यहां से एक क्वेश्चन पूछा एग्जाम में और बहुत सारे बच्चे को फंसा दिया। क्या पूछा वो देखिए। कहा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया? ए नंबर ऑप्शन लगा दिया आयरलैंड। 80 to 90% बच्चा यही आंसर कर दिया। अब देखिए क्यों आंसर ये किए अधिकांशतः बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन लूसेंट का किताब या फिर और कोई जो प्रचलित किताब है उसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं, मनोनयन के बारे में दिया है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन इस बार जो एग्जामिनर था वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया और बोल दिया कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी विवरण लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिया गया है ना। रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो भी रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है ये आपको कहीं पे किताब में मिलेगा नहीं। ये क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, न्याय और समानता का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन में ये आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन बनाने वाला कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता वर्णन किया गया है कितने प्रकार की, न्याय का वर्णन है कितने प्रकार की और क्षमता का वर्णन है कितने प्रकार की, ये पूछा गया है। तो देखिए आपको पता है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, 3 प्रकार की न्याय का वर्णन है और 2 प्रकार की क्षमता का वर्णन है। तो 5, 3 और 2 ऑप्शन आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है स्वतंत्रता, न्याय और समानता कितने प्रकार की वर्णन है? तो 5, 3 और 2 प्रकार की। कौन कौन से वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है वो थोड़ा देखिए। विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अगर हम बात करें समानता की तो प्रतिष्ठा और अवसर। ये क्वेश्चन बहुत ही तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद कीजिए कि 5 कौन सा स्वतंत्रता है, 3 कौन सी न्याय है और 2 कौन सी प्रतिष्ठा है। तो बस याद रखना है। देखिए विचार कीजिए, विश्वास कीजिए, अभिव्यक्ति कीजिए और धर्म कीजिएगा तो उपासना भी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। विचार कीजिए, विश्वास कीजिए, अभिव्यक्ति कीजिए, अभिव्यक्ति के साथ विचार कीजिए, विश्वास कीजिए और धर्म कीजिएगा तो उपासना करना ही होगा। तो उसे आप अपने अनुसार ढाल के किसी भी चीज को याद कीजिएगा ना, वो चीजें जल्दी याद होगी आपको। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। चलें आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 15। करा निम्नलिखित कि भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया का क्रम बताएं। कह रहा है कि जो ये शामिल हुए हैं भारतीय संघ में, भारत के राज्यों में, इनका सही क्रम क्या है कि किस प्रकार ये शामिल किए गए थे। जूनागढ़ को किस प्रकार शामिल किया गया, हैदराबाद को किस प्रकार शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को किस प्रकार शामिल किया गया। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो ये
एकजुट नहीं था। इसमें कुछ ब्रिटिश इलाके थे, कुछ देसी राज थे और कुछ पांडिचेरी के क्षेत्र में आते थे और कुछ फ्रांसीसियों के क्षेत्र में आते थे। तो इसी से एक देसी रियासत से क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय लगभग 565 देसी रियासत हुआ करते थे। जब भारत को विभाजन किया गया, पाकिस्तान को अलग बनाया गया, भारत अलग बनाया गया, तो इन देसी रियासतों के पास 3 विकल्प दिया गया। इन्हें कहा गया कि या तो आप भारत के साथ मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, या तो आप स्वतंत्र रह जाइए। ये 3 विकल्प था इन लोगों के पास। तो 565 में से 562 जो था बच गया। अब 562 जो था वो स्वतः ही अपने मन से भारत में विलय हो गया, यानी अपने मन से भारत के भारतीयों को वो जो भी प्रावधान था कि हम भारत के साथ ही रहेंगे, और वो मिल गया भारत के साथ। लेकिन 3 जो थे, ये एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर, ये 3 जो थे वो कोई कह रहा है हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कोई कह रहा है कि हम स्वतंत्र रहेंगे। जूनागढ़ जो था वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? पाकिस्तान के साथ जाएंगे। यहाँ पे एक जिन्ना का आदमी था जो यहाँ का शासक को बहकाए हुए था। वो जिन्ना के कहने पे आके ये पाकिस्तान की ओर झुकाव कर रहा था कि हम पाकिस्तान के जाएंगे। जूनागढ़ जो था वो बिल्कुल हिंदू बहुल इलाका था, लेकिन यहाँ का शासक मुस्लिम था। तो सरदार पटेल उस समय भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों ही पद पर थे। इन्होंने क्या किया कि जूनागढ़ में कुछ सैनिक भेजे और उनके कुछ क्षेत्र पर ये अधिकार कर लिए। अगले ही दिन वहां के सैनिक जो भेजे गए थे वो पूरा जूनागढ़ पे अधिकार कर लिए। अब जूनागढ़ पे जैसे ही अधिकार होता है तो उस समय का जो अपना वाइसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, वो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि आप ये गलत किए। तो सरदार पटेल के द्वारा कहा गया कि हम गलत नहीं किए, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बताते हैं कि क्या किए हैं हम। जूनागढ़ के जनता के द्वारा यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह में 90% वोट जो पड़े वो भारत के पक्ष में पड़े। अब विलियम बेंटिंग भी जो था वो भी समझ गया कि नहीं, ये सही था। तो इस प्रकार जूनागढ़ का जो विलय होता है वो जनमत संग्रह के आधार पर होता है। ठीक है। हैदराबाद वाला जो था निजाम, वो भी कह रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, पाकिस्तान कभी स्वतंत्र कभी पाकिस्तान कभी स्वतंत्र। इसे भी जिन्ना बहकाए हुए था। जिन्ना को इसके बहकाने के दौरान ही जिन्ना की मृत्यु हो जाती है। और इसी का फायदा उठाते हुए सरदार पटेल हैदराबाद में अपना सैनिक भेजते हैं और इस पे अपना अधिकार करके इसे भी पुलिस की कार्रवाई से भारत में मिला लेते हैं। और यहाँ पे पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम था पोलो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत रियासत में मिलाया गया, तो उस समय वहां पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। जैसे अभी हाल ही में एक चर्चा में आया हुआ है, ये कल परसों ही उसका 37वां वर्षगांठ मनाया गया है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो आपका स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए आतंकवादियों को निकालने से संबंधित था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसी प्रकार ऑपरेशन पोलो है ये, जो हैदराबाद में पुलिस के द्वारा किया गया कार्रवाई था। तो इस प्रकार हैदराबाद भी मिल गया। अब बच गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। बोला गया कि ठीक है भैया, आप स्वतंत्र रहिए। लेकिन जैसे ही स्वतंत्र अपने आप को रखा, पाकिस्तानी आतंकवादी वहां के लोगों ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे अपना तांडव शुरू कर देते हैं। अब वहां का जो राजा था हरि सिंह, मुस्लिम बहुल इलाका लेकिन वहां का राजा हिंदू हरि सिंह, वो परेशान होकर तंग आकर भारत के पक्ष में मिलने का फैसला लेता है और वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। और इस प्रकार जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों की कहानी हमने आपको बताया कि जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के आधार पर, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके देसी रियासत भारत में ये मिले। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर।
इतने देर हमने आपको बताया, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। कितने देशी रियासत थे, कौन किधर था, जूनागढ़ ये आपका गुजरात में था, किस प्रकार उसे मिलाया गया, कौन सा ऑपरेशन हैदराबाद में चलाया गया, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना। आइए 15 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में पहला संशोधन कब किया गया था। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो आया था, उसमें सबसे पहली बार संशोधन 1957 में किया गया। याद रखिएगा, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। 1957 में पहली बार संशोधन किया गया, क्योंकि देखिए अभी नागरिकता संबंधित कोविड से पहले बहुत ज्यादा बवाल हो रहा था इस पे, तो ये सब क्वेश्चन हाईलाइट है। नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन किया गया। किस तक? 5 से 11 तक के वर्णन किया गया है इसका। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित कुछ अनुच्छेद जो आपको याद रखना, जैसे 6, 7, 9, 11, ये क्या क्या है वो देखिए। 6 नंबर ये कहता है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर भारत आता है तो उसे किस आधार पर नागरिकता दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 6 में वर्णन है। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि अगर कोई भारतीय पाकिस्तान चला जाता है तो उसे यहाँ की नागरिकता किस प्रकार से त्याग दी जाएगी उसकी, वो ये बताता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि नागरिकता जो है वो किस प्रकार ये नागरिकता के बारे में चर्चा करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता इस देश में स्वतः समाप्त हो जाती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 9 करता है। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि संसद नागरिकता संबंधित प्रावधान पे कानून बनाएगा, ये अनुच्छेद 11 कहता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1957, और ये अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका 5 है और त्यागने का तरीका 3 है। 5 कौन कौन? जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, उसके बाद आपका क्षेत्र विस्तार के आधार पर, और एक और बच गया क्या, जन्म वंश के आधार पर। ये 5 हो गए। 3 कौन कौन सा? तो आप स्वतः त्याग दीजिए, आपसे नागरिकता छीन ली जा सकती है, और आप किसी अगले देश का नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आपको याद रखिए, रट जाइए इसे, 15, 16, 19, 29, 30, इसे रट जाइए। एक लाइन 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान विदेशी नागरिक के लिए नहीं है। तो बस आपको याद रखना, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो जाएगा वो सी नंबर जाएगा, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, याद रखना है 15, 16, 19, 29, 30। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। विधियों के समकक्ष संरक्षण का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण, ये प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है और इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन दो है। मैंने एक बार पहले भी इस क्वेश्चन पे काफी ज्यादा चर्चा कर चुके हैं, पीछे का वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा किसी वीडियो को, है ना। तो ध्यान रखना है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार पूछेगा तो ब्रिटेन, और विधि के समान संरक्षण की बात करेगा तो अमेरिका। ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। उसके बाद राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक तौर पर क्या होगी, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, विधि निर्माण की प्रक्रिया जापान से, लेकिन विधि द्वारा निर्मित जो किया जाएगा वो क्या होगा, वो आपका ब्रिटेन से। उसके बाद इससे और क्या है, संसदीय शासन प्रणाली हो गया।
संसदीय विशेषाधिकार हो गया, ये सभी किसी भी प्रत्याशी को उसके बहुमत के आधार पर जीत घोषित करना, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करें यूएसए के संविधान से और क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता, उसके बाद मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, ये सभी जो प्रावधान है वो कहां से लिए गए, अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति, और जर्मनी के संविधान से आपातकाल के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूत लक्षित दंडित विधिरोधी से संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में कोई दम दशा नहीं है, बस ये शब्द सिर्फ आपको घुमाएगा कि भूत लक्षित दंडित विरोधी से क्या संरक्षण की, मतलब इसका मतलब क्या होता है। देखिए भूत का मतलब होता है पहले वाला, है ना, पहले, भूतकाल का मतलब क्या, पहले की बात कर रहा है। तो ये इसका आंसर जो है वो सही है, वो 20 है, अनुच्छेद आर्टिकल 20 है। क्या है इसमें, देखिए आर्टिकल 20 के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति के लिए 3 प्रकार का संरक्षण की बात किया गया है। कौन कौन सा वो संरक्षण है, 3। पहला संरक्षण है कि एक अपराध के लिए एक सजा, सजा वो मिलेगा जो सजा जो मिलेगा, यानी जो अपराध जब हम किए हैं उस समय उसकी सजा क्या है वही सजा हमें मिलेगी, ना कि अगर मान लीजिए हमें सजा होने में 10 साल 15 साल लग जाए, तो अगर इस दौरान अगर उस सजा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आया है तो वो सजा हमें नहीं मिलेगी। हमें वो सजा मिलेगी जिस समय हम जो अपराध किए थे उस समय उस अपराध के लिए क्या सजा थी, वो अपराध के लिए वही सजा मिलेगी। इसी को भूत लक्षित दंडित प्रणाली कहते हैं, है ना। और तीसरा क्या कहा गया है कि सजा जो अपराध के लिए किया गया वो मिलेगा और उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये 3 प्रावधान। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार को लाया गया, अनुच्छेद 21 के तहत आपको विदेश जाने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत आपको मनपसंद से ब्याह करने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, लेकिन 2010 से इसे लागू कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य बनता है। सारी बातें आपको याद रखना है। अनुच्छेद 22 के तहत भी 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं, 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए यहां भी। किसे, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला प्रावधान है कि गिरफ्तारी का कारण बताइए उसे। दूसरा प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समकक्ष प्रस्तुत कीजिए, लालन ले जाने की अवधि को छोड़कर। और तीसरा है कि मन पसंद का वो वकील रख सकता है। ये सारे प्रावधान आपको याद रखना है। 23 में क्या कहा गया है, दुर्व्यवहार बलात् श्रम की चर्चा अनुच्छेद 23 में की गई है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व पर आधारित है। देखिए ये एक नए प्रकार का क्वेश्चन है आपके लिए। बिजली चली गई थी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व पर आधारित है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये सभी जो आर्टिकल दिए गए हैं इनमें क्या प्रावधान है जो गांधीवाद से मैच करता है, ये क्वेश्चन का कहना है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं खुद बनाया हूं, तो आपको यहां से याद क्या रखना है कि गांधीवादी तत्व से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे 40, 43, 43 का ख, 43 का ख, उसके बाद है आपका 46, 47 और 48। तो देखिए यहां से 40 में आपको पता है ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से। 43 में जो है वो मजदूर और कुटीर उद्योग है, और 43 का ख में जो है वो सहकारी समिति के बारे में। 46 में जो है SC ST की आर्थिक शिक्षा संबंधित
इन्हें बेहतर तरीका देने का यह प्रावधान किया गया है। 47 के तहत मादक पेय पदार्थ पर रोक लगाने का प्रावधान है और 48 के तहत कृषि से संबंधित है, कृषि और पशुपालन। तो देखिए अब आपको यहां से समझना क्या है कि क्या ग्राम पंचायत महात्मा गांधी से संबंधित है? भारत में पंचायती राज का जो सपना देखे थे गांधी जी के द्वारा ही देखा गया था, उसे पूरा किया पीटी नेहरू के द्वारा। तो ये तो अनुच्छेद सही है। ये सभी जो अनुच्छेद है ना वो गांधीवादी तत्व पे ही निर्भर करता है। कुटीर उद्योग और मजदूरी ये सभी जो है वो गांधी जी की ही सपने थे, कुटीर उद्योग की स्थापना करना, सहकारी संघवाद ये सभी, SC/ST को बढ़ावा देना, मादक पेय पदार्थ पे प्रतिबंध लगाना, कृषि एवं पशुपालन ये सभी गांधीवादी तत्व पर आधारित है और ये सभी जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इस विकल्प में देखिए 40 भी है, 45 तो है नहीं, है ना, गांधीवादी तत्व पर आधारित है, तो आधारित है 48 भी है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं भी होगा। तो इससे आप सुधार दीजिए और 45 को कर दीजिए 46 और उपर्युक्त में से सभी आंसर आप कर दीजिए सही। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना, ये सारे आप आर्टिकल याद कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। 40 43 43 के ख, 46 47, देखिए याद कैसे करना है। 40 उसके बाद 43 और 43 का ख है और उसके बाद 46 47 48 कंटिन्यू, ऐसे याद कर जाइए कि ये सारे आर्टिकल किसके हैं, तो गांधीवादी आधारित है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे, 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए और हम शुरू में ही बोले हैं क्वेश्चन पसंद आए तो बस एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए कह राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? आप आज तक जो क्वेश्चन पढ़ते आए कि राष्ट्रपति के चयन प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, आज आपको हमने क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, बस आपको एक की पॉइंट देंगे और आप उस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं कौन? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचित करने वाले सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यही तो करते हैं। संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, संसद और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, संसद और विधानसभा के सभी सदस्य। कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है ना दोस्त, वो ए नंबर ऑप्शन सही है। क्या है? ए नंबर विकल्प सही है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है इसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कि निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, जबकि इन पे जब महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है तो विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेता है। लोकसभा और विधानसभा का, लोकसभा राज्यसभा का यहाँ पे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है निर्वाचन में, लेकिन यहाँ पे महाभियोग प्रक्रिया में वो भी भाग लेता है। तो ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वही राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है। यही इस क्वेश्चन के आंसर का की पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति को चुनाव करने वाले जो सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया को पारित करने वाले लोग भी होते हैं। आइए जानते हैं महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा की गई है। यूएसए के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पे लाया जाता है। संविधान को उल्लंघन करने पर अगर उस पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा रही है तो 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति को सूचना दीजिए और जिस सदन के द्वारा लाया जा रहा है, या तो उसे लोकसभा लाए या राज्यसभा लाए, कोई भी ला सकता है, उस सदन का 1/4 सदस्य, इसका मतलब 25% सदस्य का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए और उसे जब पारित करना हो तो 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देगा। जो सदन लाएगा
वो 2/3 बहुमत से अगर पारित करके अगले सदन में भेज दिया तो अगला सदन उसकी जांच करता है, और अगर वो सदन भी 2/3 से पारित करके भेज दिया तो इसका मतलब महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो गई और महाभियोग राष्ट्रपति पे लागू हो गया। उस दिन से राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग, तीनों तथ्य यहाँ पे चर्चा किए हैं। आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा वीडियो का टाइम लंबा है, लेकिन आप देखिए कंटेंट कितना ज्यादा दिया जा रहा है। पिछले हम 2 वीडियो बनाए थे, उसमें आपको कुछ भी नहीं बता पाए। थोड़ी सी हम ही सही से नहीं अपना दिन गुजार रहे थे, यानी सही से मेरा दिनचर्या चल नहीं रहा था, जिसके वजह से हम सही आपका डिस्कशन नहीं करा रहे थे। लेकिन स्थिति समान हुई है और अब आपको कंटिन्यू और अच्छे कंटेंट और अच्छे क्वेश्चन की क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आइए देखिए, ये भी क्वेश्चन एसआई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार बिजली कट जा रही है, थोड़ी सी परेशानी इसमें हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा हो। तगड़ा क्वेश्चन है, पूछा गया है एसआई में, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आपके लिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है वो। तो देखिए, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, और नाम आपको बताते हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, और एक आपका वर्तमान वाले नरेंद्र मोदी। 3 इधर और 3 इधर साहब, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी न किसी राज्य के सीएम के रूप में काम किए हैं। इसका आंसर जो होगा वो इंद्र कुमार गुजराल। ये प्रधानमंत्री के रूप में तो काम किए हैं, लेकिन किसी राज्य के ये मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये 6 नाम आप राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन इससे पूछा गया है। हम उस टॉपिक को लेकर आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, और जिससे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है उसे भी लेकर आते हैं। तो यहां से आपका आंसर निकल के आएगा इंद्र कुमार गुजराल। याद रखना है, इसको याद कैसे रखना वो देखिए। एक का नाम मोरारजी देसाई और एक का नाम चरण सिंह। उसके बाद एक है बीपी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसी को पलटिए पीवी नरसिम्हा राव। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब एक याद रखना है क्या आपको, अब पीवी बीपी नरसिम्हा फिल्म है, उसको देखिए, फिल्म है, उसको देखिए किस मॉडल में, एचडी में, यानी एचडी देवगौड़ा। 1 2 3 4 5, एक बच गया कौन, मोदी जी, हो गए 6। याद कर लीजिए इस प्रकार से, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये दोनों को एक बार में याद रखिए। बीपी विश्वनाथ प्रताप, इसे पलट जाइए पीवी नरसिम्हा राव, और नरसिम्हा फिल्म को देखिए किस मॉडल में, एचडी करके दम, है ना। तो ये आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से आपका 6 नाम हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, आपको एक नया क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है इसकी। कहीं क्वेश्चन ये मिलता नहीं है, ये क्वेश्चन खुद से बनाना होता है, पढ़ते पढ़ते आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा हो। तो यहाँ पे हो गए इंद्र कुमार गुजराल। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछते कि वो कौन से 2 ऐसे प्रधानमंत्री या कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री तो रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे और किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी रहे। मतलब यह है कि वो पीएम के रूप में भी कार्य किए, सीएम के रूप में भी काम किए और उप प्रधानमंत्री भी रहे। ये तीनों पद पे रहे कौन, तो ये यही 2 बंदा ऐसा है जो ये तीनों पद पे कार्यरत रहे, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। ये उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए, मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए, ये उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में भी ये कार्य किए हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के बताए। सारा तथ्य हमने बताया, कौन कौन से 6 ऐसे उप प्रधानमंत्री हुए, 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, और 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो ये मुख्यमंत्री होते हुए उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, ये तीनों पद पे कार्यरत रहे। अगला क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23, किस सिख गुरु को द्वारा फारसी में जफरनामा का लिखा गया।
जफरनामा को फारसी में किनके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए, और आपका इनका निधन जो हो गया वो 1708 में ना, ये आपका क्या बोलते हैं, गुल खान नामक पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। हर राय जिसका संबंध आपका दारा सिकों से था, हर किशन, इनका निधन चेचक से हो गया। किससे हो गया? चेचक से हो गया। तेज बहादुर की मृत्यु, इन्हें सजा इस्लाम नहीं कबूल करने पर किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। तो सिख गुरु से संबंधित हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। करा 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो सूरजमल को बोला जाता है। सी नंबर, सीधा याद रखिए इसे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था? VVI स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे भाई, कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात हो जाएगी इस एग्जाम में, कि बंगाल के कौन सा वो नवाब था जो मधुमक्खियों की तुलना, ये यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से कर दिया? तो उसका नाम था अलवर्दी खां। क्या नाम था? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो ये पहले नवाब था बिहार का। कहाँ का? बिहार का। बिहार में ये शासन कर रहा था। एक युद्ध होता है जिसका नाम है गिरिया का युद्ध। क्या नाम है? गिरिया का युद्ध। ये होता है 1740 में। गिरिया के युद्ध में ये विजय होता है, और गिरिया के युद्ध में विजय होने के बाद ये बंगाल को इतना समृद्ध बनाता है कि भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को अलवर्दी खां के समय में बंगाल का स्वर्ग कहा जाने लगा। ठीक है। अब यहां पे आपको देखिए सुराजुद्दौला, ये इसी का उत्तराधिकारी था, और इसी के समय में ब्लैक होल की घटना 1756 में 20 जून और 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण ये युद्ध हार जाता है, और मीर जाफर को फिर बंगाल का नवाब बनाया जाता है। बंगाल, कुछ भारतीय इतिहासकारों ने, क्लाइव जो उस समय वहां का गवर्नर था, उन्होंने ऐसे लिखे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ की संज्ञा दे दिया गया मीर जाफर को। ठीक है, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया गया था वो 1600 ईस्वी में वहां पे गठन हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। तो 1600, आपको पता है कि अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 से लेकर 1605 तक है, तो 1600 का डेट इसी के बीच में आएगा। इसका मतलब जब वो गठन किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस समय यहाँ का शासक अकबर था। हमने यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट लगाया है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल का था, ये 1498 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में इसका स्थापना किया जाता है। तो हमने आपके लिए एक चार्ट लगाया कि कौन से कंपनी की स्थापना कब हुई और वो कहां से आए थे। यूरोपियों का आने का क्रम क्या है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद स्वीडिश वाले। तो इसे याद रखिए इस प्रकार का PDEDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड वाले, डेनिश और फ्रांसीसी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर का युद्ध जो होता है वो 23 अक्टूबर 1764 को। इस समय बंगाल का गवर्नर जो था वो वेंसिन-टॉर्ट था। क्या नाम था? वेंसिन-टॉर्ट, याद रखिएगा, वेंसिन-टॉर्ट। बंगाल, ये बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इस समय कौन था? बक्सर के युद्ध जो हुआ था वो बंगाल का जो था ये मीर कासिम प्लस शाह आलम द्वितीय, जो दिल्ली ये मुगल वंश से संबंधित था, और एक अवध का नवाब सुजाऊ दौला, ये तीनों एक तरफ, और
इनके विरुद्ध था अंग्रेज और अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? मुनरो। ये सभी क्वेश्चन आपको याद होगा। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बंगाल में जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो मीर कासिम का सेनापति का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, गौरगी खान। क्या नाम है? गौरगी खान। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि बंगाल का बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखिएगा, जफर, मीर जाफर, ना कि मीर कासिम। देख लीजिएगा कालखंड इसका आप। ठीक है, चलिए आइए 27 नंबर क्वेश्चन पर 28 नंबर पे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध का कालखंड क्या है? हमने आपको मैसूर युद्ध याद करने का तरीका बताया है कि मैसूर युद्ध सभी 1700 की ईस्वी में लड़े गए थे। इसको याद किस प्रकार करना है? 67, 68, 67, 69, 67, 69, 80, 84, 90, 92, 99। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथा। ये मद्रास की संधि के तहत, ये मैंगलोर की संधि के तहत, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। ठीक है, इसमें गवर्नर कौन थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो यहां पे इस गवर्नर का इंपॉर्टेंस उतना नहीं दिया जाता है। दूसरा में कौन आ जाएंगे? तो वारेन हेस्टिंग। तीसरा में कर्नवालिस, और चौथा में आपका हो जाएगा वेलेस्ली। तो ये याद रखना है आपको। चलिए आते हैं, तो इस प्रकार आपका पूछा गया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तीसरा वाला का देखें 90 से 92, 90 से 92 कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर, यानी सी नंबर आंसर ही होगा इसका। हमने कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, सभी का चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पिछले नहीं मतलब पीछे का वीडियो में कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सी कर व्यवस्था ब्रिटिश काल में सर्वाधिक क्षेत्रों पर लगाई गई थी? तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्र पर लगाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो 51% क्षेत्रों पर लगाया गया था। कितने क्षेत्रों पर? 51% क्षेत्रों पर लगाया गया था। और महलवाड़ी व्यवस्था जो था वो हॉट मैकेंजी के द्वारा, किसके द्वारा? हॉट मैकेंजी के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लगाया गया था, 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था वो ये आपका टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लगाया गया था, है ना। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो जो था वो मद्रास में लगाया था, और ये था 12 महल जिला में। तो ध्यान रखना, ये 1820 में और ये 1792 में लगाया था 12 महल जिला में। 1793 में आपका स्थायी बंदोबस्त और इजारेदारी प्रथा जो था वो आपका वारेन हेस्टिंग के समय में आया था, ये कर्नवालिस के समय में। और महलवाड़ी प्रथा हॉट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्र पर, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, इजारेदारी व्यवस्था, इन पे मैंने डिटेल चर्चा की है। जो मेरा सबसे पहला टेस्ट सीरीज था यूट्यूब पे, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, पहला टेस्ट सीरीज को देखिए, उसमें आप पे एक विशेष चर्चा मिलेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे बताए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30, कर 1857 के विद्रोह के बारे में किस इतिहासकार ने यह कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है? तो टी आर होम्स के द्वारा, किसके द्वारा? टी आर होम्स के द्वारा कहा गया था कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। लॉरेंस कहा था कि यह सिपाहियों का विद्रोह है। किसका विद्रोह है? सिपाहियों का विद्रोह है। जेम्स ऑटम और टेलर के द्वारा क्या कहा गया कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू प्लस मुस्लिमों का एक षड्यंत्र है ये कह दिया गया। किसके द्वारा? ऑटम और टेलर के द्वारा। और आरसी मजुमदार के द्वारा कहा गया ना तो प्रथम, ना तो स्वतंत्रता, और ना ही सिपाही विद्रोह है ये, ऐसा कहा गया आरसी मजुमदार के द्वारा। हमने यहाँ पे एक चार्ट लगाया है आपके लिए, इसमें आप देखिएगा बहुत सारे कथन जो हैं आपके लिए दिए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से हटा दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीज बताना उतना पॉसिबल नहीं है, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ये सारे कथन जो आपको एक जगह पे करके दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? देखिए सर्वप्रथम कारखाना खोलने का जो प्रयास किया गया 1608 में सूरत में, लेकिन ये असफल रहा और सूरत में फिर 1613 में खोला गया।
तो ये जो कालखंड था वो जहांगीर का था। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब लंदन में हुई थी तो वो 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय अकबर यहाँ का राजा था। दोनों क्वेश्चन हमने आज शामिल किया है, कंफ्यूजन नहीं लग रहा इसमें। आइए 32 नंबर, इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखा है? तो ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। तूफानी हिंदू, तूफानी हिंदू, भारत का ऋषि, भारत का ऋषि नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। राजा खेतड़ी के कहने पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की और इन्हीं के जन्म दिवस पे 15 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा इस देश का निर्माण कैसे करेंगे, इस वर्ष का थीम रखा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे। सैंडलर आयोग का गठन किया गया था कब? तो ये 1917 में किया गया था। शिक्षा संबंधित सुधार से ये आयोग का गठन किया गया था कलकत्ता में, और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए इसने सिफारिश भी की थी। आइए क्वेश्चन कर रहा है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन कल्चरल, फेडरेशन ऑफ द इंडियन कल्चरल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सावित्री भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, कितना चर्चा किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे सत्य कथन का चयन करें। कराए महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया। बिल्कुल सही है, लेकिन भारत में अगर ना पूछे तो सबसे पहले 1907 में सत्याग्रह का प्रयोग ये साउथ अफ्रीका में ही कर चुके थे, ध्यान रखना। ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था। बिल्कुल सही है। ये प्रथम असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह को कहा जाता है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या जानना है, थोड़ी सी बातें। तीनों विकल्प सही है तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। खेड़ा आंदोलन भी 1918 में होता है और अहमदाबाद मिल आंदोलन भी 1918 में आता है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रम लगाने के लिए। तो ये फरवरी का डेट है और ये जून का डेट है, ध्यान रखिएगा ये बात को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, खरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भाई साहब गलत बात है, ये विचार करना था क्वेश्चन पे। कलकत्ता में नहीं हुआ, ये मुंबई में हुआ। और 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। 72 सहयोगी इसमें भाग लेते हैं, अधिकांशतः लोग वकील थे। और प्रथम अधिवेशन होता है कहाँ पे? तो मुंबई में इसका। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। संस्थापक इसके ए.ओ. ह्यूम थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। डफरिन के समय में इसका स्थापना होता है। लॉर्ड क्रॉन्स कांग्रेस का पहला सचिव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया जाता है। बिल्कुल सही है, ये पहला गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ अधिवेशन 1916 में समझौता किए। ये भी सही है, अंबिका चंद मजूमदार की अध्यक्षता में। इसकी मिलन जो कराया गया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें एनी बेसेंट और तिलक का सबसे बड़ा भूमिका माना जाता है। जिन्ना इस समय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था। तो इस प्रकार 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन पे। कराए कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब किसके द्वारा कहा गया? तो कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब जो कहा गया वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया। आइए अगले क्वेश्चन पे। करा है स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी पुस्तक है? स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो पुस्तक है सर, वो विजया लक्ष्मी पंडित का है। किसका है? विजया लक्ष्मी पंडित का है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यूएन में पहली महिला राजदूत बनी ये, और ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है। आइए अब आइए ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें। अल्बानिया, वोस्निया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया। इनमें से कौन सा देश है जो एड्रियाटिक सागर के रूप में है, यानी एड्रियाटिक से संपर्क में है ये? तो हमने आपके लिए यहाँ पे मैप लगाया है, आप देखिए। इटली, ये है एड्रियाटिक,
है ना, एड्रियाटिक। अब इसमें ये जो हो गया आपका इटली हो गया, ये हो गया इटली, इधर हो गया स्लोवेनिया, ये हो गया क्रोएशिया जिसकी सीमा भी लग रही है, ये हो गया बोस्निया, ये हो गया मोंटेनेग्रो और ये हो गया अल्बानिया। तो अब यहाँ से देखिए अल्बानिया भी है, बोस्निया भी है, क्रोएशिया भी है, जबकि मैसेडोनिया नहीं है। इसका मतलब हमें पूछ रहा है कि कौन सा सीमा लग रहा है एड्रियाटिक से, तो इन तीनों की सीमा लग रही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी बी नंबर विकल्प सही है। विथ मैप मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, कौन कौन से आते हैं वो देखिए। एक है सोमालिया, एक है इथोपिया, एक है जिबूती और एक है इरिट्रिया। इरिट्रिया क्या नाम है, इरिट्रिया। तो याद रखिएगा सी नंबर इस क्वेश्चन का सही विकल्प है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। कहाँ पे है ये देश वो देखिए, तो ये देश आपको नजर आएगा, आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये देखिए इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, यही वो 4 देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। विथ मैप ज्योग्राफी हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतरण न्यूनतम होता है। वार्षिक तापांतरण का मतलब ताप में अंतर, ताप में अंतर का मतलब एक ही प्रकार का तापमान वहां पे पड़ता रहता होगा हर वक्त। तो वो आंसर है सर इसका भूमध्य रेखा पर। ये आपका भूमध्य रेखा, ये जो लाइन है ये आपका भूमध्य रेखा है। इसी पे वार्षिक तापांतरण जो है वो वर्ष भर समान पड़ते रहता है, क्योंकि सूर्य की किरण इस पे लंबवत पड़ती है पूरे वर्ष। ये ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए गए हैं। आप का महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेश की सही स्थिति निम्नलिखित में से किस भाग में है। तो गर्म मरुस्थल किस भाग में, देखिए आप एक चीज गौर कीजिएगा, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। मरुस्थल अधिकांशतः पश्चिमी तट पे मिलेंगे और 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलेंगे। चक्रवात अधिकांशतः जो आते हैं वो पूर्वी तट पे आते हैं। किसी भी महादेश को आप उठा लो या किसी भी देश को उठा लो, उसके पूर्वी तट पे चक्रवात आते हैं और मरुस्थल अधिकांशतः आपको मिलेंगे वो पश्चिमी तट पे मिलेंगे। इसके पीछे लॉजिक है, आज वक्त नहीं है कि हम इस लॉजिक पे चर्चा कर सके, तो आपको बस बताते हैं यहाँ पे आंसर कि गर्म मरुस्थल स्थित है तो ये पश्चिमी तट पे होता है और 20 से 30 डिग्री के बीच होता है। मैंने यहाँ पे आपको मानचित्र के सहारे दिखाने का प्रयास किया है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये भी मरुस्थल आपका पश्चिमी तट पे, ये भी मरुस्थल पश्चिमी तट पे, देखिए ये मरुस्थल पश्चिमी तट पे, यहाँ मरुस्थल पश्चिमी तट पे, यहाँ मरुस्थल पश्चिमी तट पे। तो ध्यान रखना है अधिकांशतः मरुस्थल पश्चिमी तट पे हैं और 23 डिग्री और 23.5 डिग्री के ये 20 से 30 डिग्री के बीच में यही ये मरुस्थल वैरी करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, अलगुहास जलधारा किस महासागर की जलधारा है। तो अलगुहास जो जलधारा है वो हिंद महासागर की जलधारा है। और कौन सा है, देखिए ये अलगुहास हो गया, मोजाम्बिक की जलधारा, दक्षिण विश्वतीय जलधारा, दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा, उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा, ये सभी हिंद महासागर की कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा। हमने चार्ट लगाया, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और पश्चिम पवन प्रवाह ये भी ठंडी जलधारा है। कहाँ का, तो हिंद महासागर का। हमने प्रशांत और अटलांटिक का जिक्र कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि उनकी जलधाराओं का किस प्रकार याद किया जाए, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें। तो देखिए कह रहा है कि फर्न जो है वो कहाँ पे चलता है, ये पवन है वो चलता है आल्पस में। कहाँ पे चलता है, आल्पस पर्वत के पास। तो 1 नंबर का डी नंबर कहाँ पे है दोस्त, 1 का डी, एक ही ऑप्शन है डी नंबर, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में जरूर इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। सिमोम बी का बी हो जाएगा कुर्दिस्तान में, शांता आना कैलिफोर्निया में और जोंडा जो है वो अर्जेंटीना में चलता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आएगा डी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे, जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती है। तो जेट स्ट्रीम धाराएं जो है वो प्रवाहित होती है क्षोभ मंडल में। कहाँ पे, क्षोभ मंडल में। आपको दिखाया गया यहाँ पे चित्र के द्वारा
कि मंडल जो वायुमंडल में बांटे गए हैं वो किस प्रकार से। क्षोभ मंडल, इसी में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है और हेलीकॉप्टर इसमें उड़ता है, जबकि संताप मंडल में मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए इसमें एरोप्लेन उड़ाया जाता है। मध्य मंडल उल्का संबंधी जो भी घटनाएं होती है। आयन मंडल में आपका रॉकेट वगैरह जो प्रक्षेपण किया जा रहा है, और दूरसंचार की स्थापना जो किया जाता है वो बहिर्मंडल में किया जाता है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। ट्रोपोस्फेयर इसे बोलते हैं, इसे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, इसे मध्य में है तो इसे मिड स्फीयर बोलेंगे यानी मेजोस्फीयर बोलेंगे, आयनोस्फीयर बोलेंगे और एक्सोस्फीयर बोलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडल में उपस्थित गैसों का सही क्रम क्या है, यानी गैसों की उपस्थिति के अनुसार हमें यहाँ पे सही क्रम ढूंढना है। तो हम सीधा सीधा आंसर पे इस पे बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कि देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा है, उसके बाद किसकी मात्रा है तो ऑक्सीजन की, उसके बाद आर्गन की मात्रा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आपका ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उससे कम हो जाएगा आर्गन और उससे कम हो जाएगा CO2। ध्यान रखिएगा, लोग समझते हैं CO2 तीसरे नंबर पे, गलत है ये। तीसरे नंबर पे आपका आर्गन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। कह रहा है झेलम नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। तो झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। ये है झेलम, आपका शेषनाग झील से निकलता है, बुल्लर झील को पार करते हुए पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हुए ये जाकर चिनाब नदी जो इस प्रकार से आ रही है इसमें आकर ये मिल जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाने वाला वन कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाने वाला वन जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी उष्णकटिबंधीय में शुष्क पर्णपाती वन जो होगा वो सबसे ज्यादा भारत के क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए ये वाला जो इलाका है जो हम पेन चला रहे हैं जिस इलाके पे, ये वाले पूरे इलाके में आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्र पर, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में है। तो नंदा देवी पर्वत शिखर जो है वो उत्तराखंड में है। हमने विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर की चार्ट यहाँ पे लगा दिए हैं और कुछ हमारे द्वारा लिखा गया भी है, आप इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा कि विश्व में सबसे बड़ा पर्वत शिखर ऊंचा कौन सा है, उसके बाद कौन सा पर्वत शिखर कहाँ पे है, सारे चार्ट में दिए गए हैं। हमने आपके लिए यहाँ पे चार्ट लगाए हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है ये चीज़ें, ये प्रयास, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थोड़े कुछ पिछले की वीडियो एक दो, क्योंकि थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आती है, एक दो वीडियो में मैंने कुछ गलत भी बताया, पर अगले वीडियो में मैंने उससे सुधार किया और बताया कि नहीं ये मैंने गलत बता दिया है। तो थोड़ा लंबा होता है और बताने के दौरान कुछ ऐसे जुबान से फ्लो हो जाती है, निकल जाती है कि पता ही नहीं चलता कि कब वो निकली है। तो वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिए। टाइम देखिए लगभग 1.5 घंटा प्लस कर चुका है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। आप 1.5 घंटे में इतने सारे कंटेंट नहीं पढ़ सकते हैं किसी भी किताब को पलट के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 50। शानदार प्रश्न, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर जाना है ना। तो देखिए सबसे पहले हम आपको मैप पे ले चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे मैप पे देखिए, यहाँ पे ये लद्दाख है, ये जास्कर है और ये आपका पीरपंजाल है, ये शिवालिक है। तो देख रहे हैं सबसे पहले शिवालिक, धौलाधर, पीरपंजाल, जास्कर, सबसे ऊपर लद्दाख, लद्दाख के नीचे काराकोरम, ये इधर काराकोरम, इधर में काराकोरम। अब आइए आप क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे ऊपर में कौन सा है, काराकोरम। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर में हमें आना है नीचे से, उत्तर की ओर के क्रम वाले पर्वत श्रृंखला का, उत्तर की ओर क्रम वाले। अब देखिए यहाँ पे पीर पंजाल आपको सबसे नीचे मिलेगा, उसके बाद लद्दाख नहीं, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। अब देखिए पीर पंजाल, जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम, बिल्कुल सही, बी नंबर विकल्प सही है। तो जब तक आप इसे मैप से नहीं समझिएगा तो ऐसे क्वेश्चन का हल करना मुश्किल हो जाता है। कैसा लगा आज का डिस्कशन, कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार है आपका प्रतिक्रिया का। और भी अच्छे कंटेंट, सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार SSC, NTPC, किसी भी एग्जाम में जीके पेपर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप हमारे वीडियो को आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर, दिल और दिमाग को खोलकर देखिए।
आपको क्वेश्चन इस सेट प्रैक्टिस से डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम हो चुका है, ज़्यादा कुछ बातें नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।